Hello friends, hope you all are doing good. So now we are on chapter 6, accounting for special transactions. Sorry, chapter 5. No, it's chapter 6, right? We are on chapter 6, accounting for special transactions, जो आपके ICI के मॉड्यूल 1 में लास्ट चैप्टर है. अब accounting for special transactions में आपके पास 5 यूनिट्स हैं. 5 यूनिट्स में है bills of exchange, consignment, goods sold on approval or return basis, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट. तो उसमें से सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद कंसाइनमेंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज कंसाइनमेंट एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन आता है. उसके अलावा अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन में जो बाकी यूनिट्स है वो जनरली 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं. दो आई वुड से दैट एंटायर चैप्टर नंबर 6 इज ईजी इफ यू अंडरस्टैंड, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड वेल ना. तो उसमें ज्यादा टेक्निकलिटीज एक टाइम बाद कम हो जाती है. तो इट्स अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर एज सच, लेकिन उसमें कंसाइनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो हम चलिए कंसाइनमेंट से ही स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अब बात आती है कि पहले तो ये कंसाइनमेंट होता क्या है. तो सी, कंसाइनमेंट इज, जैसे सपोज आई एम सिटिंग इन पुणे एंड आई हैव अ शॉप हियर. आई हैव अ शॉप ऑफ से क्लोथ्स, मतलब आई हैव अ शॉप ऑफ लेडीज गारमेंट्स, कुर्ती, स्कार्फ्स एक्सेट्रा. मेरा खुद का बुटीक है सपोज, ऐसा मान लो. एंड आई वांट टू सेल माय प्रोडक्ट्स इन दिल्ली. मुझे दिल्ली में अपना माल बेचना है. तो अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है फिजिकली कि मैं खुद दिल्ली जाके करूं. तो मैंने दिल्ली में किसी एजेंट को रखा. अच्छा, वो एजेंट क्या करता है, मैं अपने यहाँ से गुड्स भेजती हूँ उस एजेंट को, वो एजेंट वो गुड्स सेल करता है. अच्छा, वो जो सेल करता है क्या प्रॉफिट उसका या मेरा है? नहीं. कंसाइनमेंट इज अ टाइप ऑफ अ बिजनेस वेयर इन मैंने गुड्स बस उसको भेजे हैं, मैंने बेचे नहीं. बेटा फर्क है दोनों में. एक क्या होगा, जैसे सपोज आई एम अ बिग ब्रांड ज़ारा. अगर मैं एक बिग ब्रांड होती ज़ारा और दिल्ली में एक पर्सन बैठा हुआ जिसको ज़ारा का ब्रांड रखना है, तो फिर वो मेरे से माल खरीदता और फिर वो उसको उसके प्राइस पे बेचता. वो एक अलग बात हो गई. यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एम अपॉइंटिंग अ पर्सन हु इज जस्ट अ एजेंट, जो मेरे से गुड्स लेता है. ठीक है, खरीदता नहीं है. मैं उसे गुड्स बेचती हूँ, वो उसे सेल करता है और उसके ऊपर सेल्स पे सिर्फ कमीशन मिलता है. तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कंसाइनमेंट में देयर आर टू पार्टीज. वन इज अ कंसाइनर, अनदर इज अ कंसाइनी. अपन इसको कुछ नाम दे देते हैं. ओके, सो वन इज अ कंसाइनर. चलो टॉम एंड जेरी नाम दे दे. टॉम इज अ कंसाइनर एंड अनदर इज अ कंसाइनी, जेरी. ठीक है. Now what is happening? Tom sends goods to consignor. Sends goods. It's very important to understand. I means sends. He is not selling the goods. Please understand. कंसाइनर सिर्फ कंसाइनी को गुड्स भेजता है. कंसाइनी ये गुड्स अपने पास रखता है. कंसाइनी बाद में इसे बेचेगा कस्टमर्स को, और कस्टमर्स को बेच के जो प्रॉफिट हुआ वो किसका, वो भी कंसाइनर का. प्रॉफिट बिलोंग्स टू द कंसाइनर. कंसाइनी जो बेचेगा उसके ऊपर उसको क्या मिलेगा, सिर्फ कमीशन मिलेगा. ओके. तो जो गुड्स है वो किसका ओनरशिप है, कंसाइनर इज द ओनर एंड कंसाइनी इज जस्ट द एजेंट. इट्स अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, जहां कंसाइनर अपने गुड्स कंसाइनी को देता है कि तू मेरे बिहाफ में बेच और तू जो बेचेगा उसके ऊपर मैं तेरे को कमीशन दूंगा. बस प्रॉफिट किसको बिलोंग करेगा, कंसाइनर को, ओनर को. ठीक है. एक सिंपल एग्जांपल यहाँ लेते हैं कि सपोज आई हैव अ हाउस. ओके, और मुझे वो हाउस बेचना है. अब नाउ इट्स नॉट फीजिबल एंड इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू रीच आउट टू अ मैक्सिमम क्राउड. तो मैं क्या करूं, मुझे मेरा घर बेचना तो है. व्हाट विल आई डू, मैं एक ब्रोकर के पास जाऊंगी. ब्रोकर या उसी को एजेंट बोलते हैं. और मैं उसको बोलूंगी कि देखिए मेरा ये 3 BHK हाउस है फलाना फलाना एरिया में, ये मुझे बेचना है. ठीक है. अच्छा, क्या वो ब्रोकर अपने से घर खरीद लेता है? नहीं. वो ब्रोकर अब जो उसके पास आएंगे लोग जिसको हाउस खरीदना है, उन सबको बताएगा मेरा वाला भी घर की एक 3 BHK फ्लैट इस एरिया में है. और जब भी कोई डील पक्की हो गई, पर सपोज नाउ इफ देयर इज अ पर्सन हु इज रेडी टू बाय माय हाउस, देन ये एजेंट को क्या मिलता है, इसको सिर्फ कमीशन मिलता है. समझ रहे हो आप. तो अगर आप लोगों ने अभी तक सेल ऑफ गुड्स एक्ट अंडर योर लॉ अगर आपने पढ़ा या नहीं भी पढ़ा है, आप उसमें देखोगे कि गुड्स का सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है. देयर इज जस्ट अ ट्रांसफर इन पोजेशन बट नॉट इन द ओनरशिप. पोजेशन इज बीइंग ट्रांसफर्ड, नॉट द ओनरशिप. मतलब जो गुड्स हम कंसाइनी को भेज रहे हैं, वो गुड्स जो कंसाइनी के पास है वो भी हमारे ही गुड्स है.
वो मेरा ओनरशिप है। अच्छा, तो मतलब वहां पे कुछ लॉस हो गया, गोडाउन में लॉस हुआ या रास्ते में लॉस हुआ, तो कौन बेयर करेगा? कंसाइनर, जो ओनर है। अच्छा, हम कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के एंगल से अकाउंटिंग देखेंगे इस चैप्टर में, बट जनरली जो क्वेश्चन आता है आपको वो कंसाइनर के एंगल से ज्यादा आएगा। पूरा डिटेल हमको हमारे एंगल से, आप भी अपने आपको कंसाइनर अज्यूम करिए, मैं भी अपने आपको कंसाइनर अज्यूम कर रही हूँ। तो एज अ कंसाइनर हमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस होंगे, कैसी एंट्रीज होगी, जनरली उसके बारे में ज्यादा देखना है। ठीक है, सो हमने क्या बोला कि गुड्स ट्रांसफर करने के टाइम पे भी सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर होती है, पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। तो सेल नहीं होता, सिर्फ गुड्स भेजे। अब इसी चीज में तो ये मेन कंसाइनमेंट का शुरुआत है कि भाई हम हमारे गुड्स कंसाइनी एक दूसरी जगह में भेज रहे हैं और उसके ऊपर जब वो गुड्स सेल होंगे तो फिर कमीशन मिलेगा कंसाइनी को, नहीं तो वो गुड्स हमारे हैं। तो जो गुड्स कंसाइनी के पास पड़े हुए ईयर एंड पे, वो भी स्टॉक किसका है? ओनर का, कंसाइनर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह होता है कि सपोज आई एम इन पुणे और ये मेरे स्कार्फ और मेरा कुर्तीज वुर्तीज मैंने लोड किया एक ट्रक में। आई एम नॉट वेरी गुड विद द ड्रॉइंग बट लेट मी ट्राई। ये मैंने एक ट्रक में लोड किया, ये एकदम हाउस बन गया, चलो ऐसा मान लो। ठीक है, ये ट्रक में लोड किया, किसने? कंसाइनर ने। हम कौन है? टॉम ने गुड्स लोड किए, गुड्स रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और हमारा एक कार्टन, इसके अंदर हमारे सपोज 5 कार्टन थे, मैं 3 कार्टन थे, चलो 3 में से एक कार्टन हमारा बाहर गिर गया, मतलब वो खराब हो गया, तो ये लॉस हुआ है। ठीक है, मैं लॉस के ऊपर भी और डिटेल में आऊंगी। देयर इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस। पहले तो मेरे गोडाउन से, मेरी शॉप से इसके ऊपर लोडिंग का खर्चा लगा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा है, बीच में लॉस हुआ है, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ। फिर आगे हम पहुंच गए दिल्ली। सपोज दिल्ली में ये वो पोर्ट या जब मैं बोल दूं बस डेपो में ये ट्रक आके रुक गई। ठीक है, अब यहां से मेरा जो कंसाइनी है जेरी, ये अपने गोडाउन में लेके आएगा, ये उसका गोडाउन है। तो जेरी को भी कौन से चार्जेस पे करने पड़े? शायद जेरी अनलोडिंग चार्जेस, मैं ग्रीन में लिखती हूँ, तो जेरी यहाँ पे अनलोडिंग चार्जेस दे रहा होगा, या फिर डेपो से उसके गोडाउन तक आने में भी कुछ ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा होगा, वो दे रहा होगा। ओके, उसके बाद जब गोडाउन में आ गया तो गोडाउन में भी तो रेंट, गोडाउन का रेंट, गोडाउन की इलेक्ट्रिसिटी, फिर गोडाउन में और क्या खर्चे हो सकते हैं? रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर बाकी जो भी नॉर्मल चार्जेस है। सपोज बाहर एक वॉचमैन बैठा हुआ है तो वॉचमैन की सैलरी। ठीक है, ये सब अच्छा, इंश्योरेंस करवाया होगा वो उसने, फायर इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का खर्चा, ये सब फिर कंसाइनी अपने साइड से कर रहा है ये सब खर्चे, और उसके बाद कंसाइनी ये गुड्स सेल कर देता है। ठीक है, और सेल करके उसको क्या मिलता है? कमीशन। तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे कंसाइनी को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, सिर्फ जो गुड सेल हो रहा है उसके ऊपर कमीशन मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है ये सब जो खर्चे हुए, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जब तक दिल्ली नहीं पहुंचा वो सब खर्चा कंसाइनर ने किया, टॉम ने किया, और उसके बाद दिल्ली पहुंचने के बाद भी काफी खर्चे जेरी को करने पड़े, गोडाउन में भी और गोडाउन के बाहर भी, पहले जब तक गुड्स गोडाउन में आ गए और उसके बाद गोडाउन के अंदर के भी खर्चे, लेकिन जेरी को सिर्फ कमीशन मिल रहा है। तो आपको एक बात समझना है, कंसाइनमेंट में जो भी खर्चा हुआ, ऑल द एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द कंसाइनर, ऑल एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द कंसाइनर। देखो, टॉम और जेरी के बीच में ना डीलिंग बहुत सिंपल हुई है, टॉम और जेरी के बीच में डीलिंग बड़ी सिंपल है। बस ऐसा है कि मैं तेरे को मेरे गुड्स भेज रही हूँ, जो भी खर्चा होता है ठीक है वो कर, तू मेरे भी हाफ पे करना, तू बस ये गुड्स को बेचने पे तेरे को कमीशन मिल जाएगा, बस इट्स वेरी सिंपल। हाँ, अब बेचने के लिए अब वो सामने वाला जेरी यही बोलेगा दिल्ली में आके बेचना है तो भैया मुझे भी तो कुछ खर्चे लगेंगे ना, अच्छा मुझे आपकी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, काफी चीजें, आप कर, जो भी खर्चे करने हैं करो, उसका बेयर कौन करेगा? कंसाइनर, टॉम बेयर करेगा। क्यों? आप बोलोगे क्यों ये बेयर कर रहा है? बिकॉज सी, टॉम्स मेन एम इज कि ये गुड्स दिल्ली तक रीच हो और ये दिल्ली में सेल हो, दैट्स द एम। जेरी का भी खर्चे बेयर करता जब उसको प्रॉफिट कुछ मिल रहा होता। अगर आप उसको प्रॉफिट नहीं सिर्फ कमीशन दे रहे तो क्या कोई भी इतने सिर्फ कमीशन के लिए इतना काम करेगा क्या? नहीं।
वो क्या बोलेगा कि आपका गुड्स जैसे बना बनाया, जैसे जारा वाला जैसा प्रोडक्ट है तो ठीक है, पीपल नो। अभी मेरे कुर्तीज क्राफ्ट का कोई ब्रांड नहीं है, तो देन तो इट इज मच मोर डिफिकल्ट टू सेल। तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करूँ तो उसके लिए मुझे क्या मतलब सिर्फ कमीशन मिल रहा है, खर्चे कौन बेयर करेगा? कंसाइनर, ओनर बेयर करेगा। ठीक है, तो ऑल एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द कंसाइनर वेदर पेड बाय कंसाइनी और कंसाइनर हिमसेल्फ। मतलब खर्चा कोई भी करे, बेयर कौन करेगा? ओनर बेयर करेगा। ठीक है, सो सी, जब भी एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है, अब आप एक बात समझिए, टॉम खुद एक बिजनेसमैन है। मेरा टॉम का, मैं हूँ टॉम, हाँ, पुणे में तो शॉप अपना है ही, और साथ में अपन दिल्ली भी माल भेज रहे हैं, तो जो पुणे में शॉप है वो उसमें अपना ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बन रहा है बराबर से। अब जो हमारा माल दिल्ली गया उसके लिए हम एक सेपरेट से ना कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। देखिए, कंसाइनमेंट अकाउंट को एक सिंपली बताऊं ना, इट इज जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग पीएनएल फाइनल अकाउंट में हम लोग ने जो किया था ना अपने 11th 12th में भी, इट इज एक्जैक्टली लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पे क्या होता है, अब एक एक एंट्री समझो। पहले तो ओनर ने गुड्स भेजे कंसाइनी को, कंसाइनर ने गुड्स कंसाइनी को भेजे, टॉम ने गुड्स जेरी को भेजे, तो इसकी एंट्री हो जाती है कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट। सी, डेबिट मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम, बराबर। जो भी एक्सपेंसेस आप डेबिट साइड पे लिखो, जो भी इनकम है आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे, और फाइनली आपको प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा। डेलिबरेटली कंसाइनमेंट के जो भी खर्चे है ना, उसको मैं अपने नॉर्मल बिजनेस के, पुणे में मैं जब मेरा जो बिजनेस हो रहा है ना उसमें नहीं ऐड करूंगी, उसको एक सेपरेट अकाउंट बनाऊंगी, सो दैट आई नो कि अच्छा ये कंसाइनमेंट करके मुझे कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो मैं कंटिन्यू करूँ ना आगे। ऐसा ना हो कि पुणे से तो मैं अच्छा कमा लेती हूँ, दिल्ली माल भेजने वगैरह में खर्चा ज्यादा हो गया, इनकम कम हो गई, तो फिर कोई फायदा है दिल्ली माल भेजना? नहीं। इसलिए तो ऐसे, अच्छा, और ऐसे डिफरेंट, अभी सपोज ये तो सिर्फ दिल्ली की बात हुई, अगर मैं ऐसे नागपुर में भी कंसाइन करके रखी होती है कि एजेंट नागपुर में होता तो उसके लिए अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनता। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर देयर टू नो कि आपका ये कंसाइनमेंट वाला पार्ट कैसा चल रहा है। तो इसके अंदर पूरे खर्चे, एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनमेंट विल कम इन द कंसाइनमेंट अकाउंट, एंड वॉट एवर इनकम यू रिसीव फ्रॉम दिस विल कम इन द कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो पहले एक नॉर्मली बताती हूँ। तो नॉर्मली कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होगा, पहले कंसाइनर गुड्स भेजेगा, कंसाइनर जब गुड्स भेजेगा उसे बोला जाता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट में, डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मैं आपको जर्नल एंट्रीज वगैरह सब बताऊंगी, बट अभी हम थोड़ा बस बेसिक देख रहे हैं। गुड्स हमने भेजे, उसके बाद कंसाइनर ने खुद कुछ खर्चे किए, तो जो कंसाइनर खर्चा करता है वो कैश या बैंक लिखेगा, क्योंकि उसने खुद ने खर्चे किए, ट्रांसपोर्ट के, लोडिंग के, पहली बार जो भेजने का खर्चा है, तो कैश और बैंक के अंदर आप लिख दोगे लोडिंग चार्जेस, फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एटसेट्रा, जो भी खर्चे हुए होंगे। कुछ अगर इंश्योरेंस इसने भी करवाया तो आपको बताया जाएगा, जो भी खर्चे कंसाइनर ने किए वो। उसके बाद अब कंसाइनर के गुड्स दिल्ली तक पहुंच गए कंसाइनी के पास। अब कंसाइनी डेपो से वो गुड्स अपने गोडाउन तक लाता है, तो कंसाइनी भी काफी खर्चे कर रहा है। ठीक है, और हमने क्या लिखा ऊपर पॉइंट, दैट ऑल द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय हुम, ऑल द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द कंसाइनर। मतलब जो खर्चे कंसाइनी भी कर रहा है, जेरी कर रहा है, वो हमारे बिहाफ पे कर रहा है। तो वो किसका खर्चा है? हमारा खर्चा है। तो मेरे बुक्स में आना चाहिए वो एक्सपेंसेस, डेफिनेटली आने चाहिए। लेकिन अब एक बात समझो, आप लोग अकाउंट्स के बच्चे हो, आप लोग सब कॉमर्स के बच्चे हो, तो जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो एक बात समझ गई, वो हमारे खर्चे है, तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया। लेकिन क्या हम वो खर्चा पे करें? देखिए, कंसाइनमेंट अकाउंट किसके बुक्स में बनता है? कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है इन द बुक्स ऑफ टॉम, हु इज द कंसाइनर। टॉम के बुक्स में बनता है, ही इज द कंसाइनर। कंसाइनी का मैं आपको बताऊंगी, कंसाइनी की अकाउंटिंग बड़ी सिंपल है। जेरी के बुक्स में सिंपल, जेरी को सिंपल देखना है, मैंने कितने का माल बेचा, कितने में बेचा, और उसके ऊपर कमीशन कितना, बस। तो उसको अकाउंटिंग ज्यादा उसके बुक्स में कुछ है ही नहीं। हाँ, थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें जो मैं बताऊंगी, बट अगर आप लॉजिकली देखो तो उसको बस सिंपल ध्यान रखना है, मैंने सेल इतना का किया, इसके ऊपर कमीशन 10% मिलेगा, बस सिंपल हो गई बात। लेकिन कंसाइनर को क्या करना है? कंसाइनर को पूरे खर्चे, उसके खर्चे, अच्छा ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या है, उसका कॉस्ट, उसके गुड्स कितने के थे, फिर उसको खर्चे बेचने भेजने में कितना हुआ, फिर कंसाइनी ने जो जो खर्चे किए वो भी अपने ब्याह पे किए, वो सब लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या बता रही हूँ आपको कि ये जो खर्चे किया है कंसाइनी ने, एक्सपेंसेस आर डन बाय जेरी, लेकिन वो हमारा खर्चा है, तो हम एक्सपेंस को तो डेबिट कर दिया हमने। अब क्रेडिट किसको करूं? आई कैन नॉट क्रेडिट कैश, बिकॉज मेरा पैसा बाहर नहीं जा रहा, अभी तो कौन पे कर रहा है? जेरी पे कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? टू जेरी, ही इज द गिवर,
वील हैव टू गिव बैक टू हिम, मतलब टू जेरी आई कैन राइट टू कंसाइनी अकाउंट। आर यू गाइज गेटिंग इट? तो फॉर ऑल द एक्सपेंसेस मैं सबकी जर्नल एंट्रीज भी लिखूंगी, बट अभी मैं आपको बस बेसिक ऊपर ऊपर की चीजें बता रही हूँ, फिर अंदर से एक बार देखेंगे। सो अब यहाँ पे आ जाएगा टू कंसाइनी अकाउंट फॉर ऑल एक्सपेंसेस डन बाय कंसाइनी, बट वो खर्चा हमारा है इसीलिए हम हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में लिख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, एक तो अनलोडिंग चार्जेस, फिर फैक्ट्री ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फिर रेंट, ये अभी वापस जर्नल एंट्री आई एम रबिंग इट ऑफ, फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फिर गोडाउन का रेंट, फिर सपोज सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ चार्जेस लगे होंगे। सभी खर्चे जो भी कंसाइनी कर रहा है वो हमारे बिहाफ पे कर रहा है, तो हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में तो वो सब डेबिट होगा, ठीक है। उसके बाद ये गुड्स जब सेल हुए, अब जैसे क्योंकि मैंने आपको बताया कि गुड्स कंसाइनर के है, टॉम के है, तो गुड्स जो जेरी बेच रहा है वो उसकी इनकम है सेल, या वो हमारी इनकम है? वो हमारी इनकम है। डू यू गाइस अग्री? ठीक है, वो गुड्स हमारे लिए बेच रहा है तो जो इनकम है वो हमारी है। तो मैंने क्या बताया, कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस आप डेबिट साइड पे लिखो, इनकम आप क्रेडिट साइड पे लिखो, तो आप इनकम क्रेडिट साइड पे लिखोगे। लेकिन अगेन सी नॉर्मल सेल्स होता है तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है, बैंक डेबिट टू सेल्स, इट्स सिंपल, जब भी हम गुड सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे सेल हो रहा है, करेक्ट, वो दिल्ली में सेल हो रहा है, उसका पैसा किसको मिल रहा है, कंसाइनी को मिल रहा है। तो सेल आपकी इनकम है, आप कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे, लेकिन आप डेबिट किसको करोगे, कंसाइनी को, बिकॉज ही इज द रिसीवर। यू विल हैव टू टेक द मनी बैक फ्रॉम हिम, उसको आपके बिहाफ पे पैसे मिल रहे हैं, आप उससे पैसा फिर वापस लोगे, ठीक है। सो मेरी इनकम है इसलिए मैं यहां लिखूंगी बाय, लेकिन मुझे किससे पैसा लेना है, कंसाइनी से, इसलिए कंसाइनी अकाउंट आ जाएगा। हम ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्स, कि इतना सेल हुआ, ठीक है। अब अगेन मैचिंग कॉन्सेप्ट, सपोज आपने गुड्स जो भेजे, आपने 100 यूनिट्स भेजे, उसमें से 80 यूनिट सेल हो गए, तो क्या मैं सिर्फ ऐसे ही करके डेबिट्स और क्रेडिट को माइनस करके क्या मैं मेरा प्रॉफिट या लॉस बना सकती हूँ? नहीं। तो पहले तो अच्छा एक और चीज, तो अब ये सेल पे हमने बोला कंसाइनी को मिलता ही क्या है, कंसाइनी को सिर्फ एक कमीशन मिलता है, तो वो कमीशन भी हमारे लिए तो खर्चा हुआ, तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इसी कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चे हुए हैं ना वो सब मैं इस अकाउंट में लिख रही हूँ, और इससे रिलेटेड जो भी इनकम हुई ना वो भी सब मैं इसी अकाउंट में लिख रही हूँ, सो दैट मुझे टोटल कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो पता चले। तो जो कमीशन हमें एजेंट को देना है वो भी हमारे लिए तो क्या है, एक्सपेंस है। तो एक और वर्ड आ जाएगा कमीशन, ये सबको हम डिटेल में देखेंगे, स्पेशली कमीशन हमें थोड़ा और डिटेल में देखना है, काफी चीजें का डिटेलिंग बाकी है, बट अभी हमारा एम क्या है कि आप सिर्फ समझो ये कंसाइनमेंट अकाउंट में होता क्या, मतलब प्रैक्टिकली बिजनेस चलता कैसे। एक बार आपको प्रैक्टिकली समझ गया तो फिर अकाउंटिंग उसकी टफ नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल टफ, काफी सिमिलर चीजें होती है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया ठीक है कमीशन भी एक एक्सपेंस है जो आ गया हमारे डेबिट साइड पे। अब मैंने आपको ये बताया कि 100 की यूनिट्स में से 80 यूनिट सेल किए, जो बचे हैं या तो कुछ लॉस हो सकते हैं या तो कुछ सेल हो सकते हैं। तो अभी लॉस में नहीं आ रही हूँ मैं, अभी बस आपको बताऊंगी कि बाकी जो बचा वो हमारा क्या जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं हम कंसाइनमेंट स्टॉक बोलते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट से हमें कंसाइनमेंट स्टॉक लिखना जरूरी है। हमारा इन्वेंट्री चैप्टर हो चुका है, आपने वहां भी देखा कि क्यों क्लोजिंग स्टॉक पिक्चर में आता है, बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। नहीं तो मैं 100 यूनिट्स के परचे कॉस्ट को 80 यूनिट्स के सेल से साथ बांटू और सोचू कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो तो रॉन्ग हो गया ना। तो बाकी 20 यूनिट्स का हमें स्टॉक निकालना होगा। ओके, अब मैं आपको एक एक बात बताती हूँ। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा, तो आपको गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट दिया होगा, कंसाइनर ने कौन से खर्चे किए आपको तो याद नहीं आएंगे, वो तो एग्जाम में ही देंगे। कंसाइनी के पूरे खर्चे भी आपको एग्जाम में देंगे, ठीक है। लेकिन कंसाइनी का कमीशन आपको निकालना होगा, तो एक कमीशन हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा सेल्स आपको दिया होगा, यार तुम ये सब चीजें अपने मन से निकाल ही नहीं सकते ना, क्वेश्चन देगी। ये स्टॉक की वैल्यूएशन आपको करनी होगी। मेन दो चीजें यहाँ पे आएगी, एक है स्टॉक की वैल्यूएशन और फिर इवन लॉस। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, अभी इस फोटो पे आते हैं, गुड्स लोडिंग करके ट्रांसपोर्ट किए, ठीक है, और उसमें से मैंने कहा एक कार्टन लॉस्ट हो गया, एक कार्टन गिर गया एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है। तो जो लॉस हुआ उसकी एंट्रीज, उसके बाद गुड्स दिल्ली में गए और यहाँ पे कुछ हमारे पास स्टॉक बच गया। तो बेसिकली आपको बताओ तो कंसाइनमेंट में 3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, one is valuation of consignment stock, next one is loss, valuation of loss। लॉस भी 2 तरीके के होते हैं, नॉर्मल और ऑबनॉर्मल, मैं सब पे आऊंगी। एंड
कमीशन। ये तीन चीज के बारे में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले एक बार नोट से जाके अभी तक का थियोरी एक बार देख लेते हैं, थियोरी थोड़ा बहुत। तो दिस इज माय चैप्टर ऑन कंसाइनमेंट। चलिए, लेट अस रीड। Consignment is the process of sending goods by one person to another for the purpose of selling the goods on behalf and at the risk of the person sending the goods, that is sale through agent। मतलब मैं गुड्स सेंड कर रही हूँ, लेकिन उसके ऊपर जो रिस्क है वो किसका है? द पर्सन हु इज सेंडिंग द गुड्स, दैट इज द कंसाइनर। टॉम का रिस्क है, बीच में लॉस हुआ या गोडाउन में भी जाके लॉस हुआ, सब रिस्क किसका है? टॉम का, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, वो गुड्स हमारे ही है, सिर्फ कंसाइनी के पास पड़े हुए। ठीक है, सो कंसाइनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शिपमेंट ऑफ गुड्स। द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स इज नोन एज द कंसाइनर एंड द पर्सन टू हुम द गुड्स इज सेंट इज कॉल्ड एज द कंसाइनी। जो गुड्स बेच रहा है वो कंसाइनर, और जो गुड्स जिसके पास जा रहे हैं वो है कंसाइनी। अभी फीचर्स देखो। The relationship between a consignor and consignee is that of a principal and an agent. Only the possession of goods is transferred and not the ownership. Consignee is entitled to a reimbursement of all expenses incurred by him on behalf of consignor as per the agreed terms. कि जो भी खर्चा कंसाइनी करेगा वो सब उसको reimburse होंगे, मतलब we will pay him back the money. Consignee gets remuneration for the services rendered in form of commission. तो उसे क्या मिलता है? सिर्फ कमीशन मिलता है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बिलोंग्स टू द कंसाइनर। प्रॉफिट और लॉस किसको बिलोंग करता है? कंसाइनर को। ऑल एक्सपेंस इन रिलेशन टू कंसाइनमेंट बिजनेस वेदर पेड बाय कंसाइनर और बाय कंसाइनी शुड बी बोर्न बाय द कंसाइनर। ये सभी बातें मैंने आपको डिस्कस की, खाली एक बार और लिख लिया है सो दैट क्लियर हो जाए चीजें। देन गुड्स आर सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी ऑन कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस बाय सेंडिंग प्रो फॉर्मा इनवॉइस। इस बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी। कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस वाला जो पार्ट है ना, वो मैं आपको एट अ लेटर स्टेज बताऊंगी। अच्छा, बस ये जो प्रो फॉर्मा इनवॉइस है, पर फॉर्मा नहीं होता है, प्रो फॉर्मा होता है, प्रो फॉर्मा इनवॉइस। सो व्हाट इज अ प्रो फॉर्मा इनवॉइस? देखिए, सिंस मैं गुड्स सेल नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट सेलिंग द गुड्स, तो क्या प्रॉपर इनवॉइस बनेगा? नहीं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट। तो हम हमारे एक मिनट इसी पेज पे आ जाते हैं। जो गुड्स सेंड हुए उसके लिए, एक मिनट, जब गुड सेंड हुए थे प्रो फॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर कंसाइनी को देगा। इसके अंदर डिटेल्स होंगे कि वो गुड्स कितने के मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो दैट्स अ प्रो फॉर्मा, नॉट अ प्रॉपर इनवॉइस, क्योंकि सेल नहीं हुआ है। देन आफ्टर सेलिंग द गुड्स कंसाइनी सेंट अ डॉक्यूमेंट नोन एज अकाउंट सेल्स फॉर फाइनल सेटलमेंट। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड अकाउंट सेल्स। अब ये देखिए, अभी देखिए, कंसाइनी ये गुड्स बेच रहा है, राइट? तो कंसाइनी कंसाइनर को एक डॉक्यूमेंट भेजता है जिसे बोला जाता है अकाउंट सेल्स। अच्छा, इसमें क्या क्या डिटेल्स होती है तो मैं आपको बताती हूँ। अकाउंट सेल्स में ये सभी डिटेल्स होती है कि गुड्स सेल कितने का हुआ, सेल कितना हुआ, सेल ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड। फिर इसके अंदर लिखा होता है कि कंसाइनी के एक्सपेंसेस कितने हुए, कंसाइनी ने कौन से एक्सपेंसेस पे किए हैं। फिर इसके अंदर लिखा होता है अगर एनी एडवांस इज पेड बाय द कंसाइनी। एडवांस की बात कहाँ से आ गई, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, अभी आप देख रहे होंगे कि मैं तो सिर्फ गुड भेज रही हूँ, आई एम टॉम। हाँ, आप भी टॉम हो। आप अपने एंगल से सोचो कि सपोज जैसे मैं कैलकुलेटर बनाती हूँ, कैलकुलेटर में भेज रही हूँ, सामने वाला, अच्छा लॉस भी मेरा, ठीक है, सब कुछ मेरा, खाली वो सेल करेगा तब कमीशन उसको मिलेगा। तो यार मेरे को भी तो सामने वाले पे भरोसा होना चाहिए ना। मैं इतने महंगे अपने प्रोडक्ट्स उसको भेजूँ, तो क्या करते हैं हम इन दिस केस, अच्छा, और वो सेल करेगा, पैसा भी उसको मिलने वाला है। ठीक है, तो एडवांस दिया जाता है। कंसाइनर को एक एडवांस देता है, तो वो एडवांस भी अकाउंट सेल्स में लिखा होता है, और ये लिखेगा इसका कमीशन कितना है। बेसिकली अकाउंट सेल्स इज अ डॉक्यूमेंट। अकाउंट सेल्स इज अ डॉक्यूमेंट जहां पे डिस्कस होगा कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी रीइंबर्स्ड बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर। सब पे मैं आऊंगी, थोड़ा आगे बढ़ने दो, ये सब पे डिटेल हम करेंगे। अच्छा, एक ट्रू एंड फॉल्स यहां से बन जाता है, वो अभी डिस्कस करते थे। इज सेल अकाउंट एंड अकाउंट सेल्स सेम? सेल्स अकाउंट और अकाउंट सेल्स सेम है या अलग है? डेफिनेटली अलग है। सेल्स अकाउंट आपका नॉर्मल जब आप गुड सेल करते हो वो होता है, और अकाउंट सेल्स क्या होता है? अकाउंट सेल्स इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर which contains details of goods sold, then advances received, commission, expenses paid by the consignee, वो सब चीजें, और आपको नोट्स में डिटेल में दिखेगा। Consignor prepared consignment account to know the profit and loss on a particular consignment. It is a nominal account in nature.
फिर उन्होंने बताया डिस्टिंक्शन बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल्स, ये आप खुद से पढ़ लोगे। कंसाइनमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सेल में एक्चुअली ओनरशिप बायर को चले जाती है। कंसाइनमेंट में लॉस हमारा है, ओनरशिप में, अरे सेल में लॉस हमारा नहीं है। और वो सब काफी चीजें, रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, वेयर एज रिलेशनशिप बिटवीन बायर, सेल्स में है बायर एंड सेलर रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। तो वो सब चीजें उन्होंने वहां पे दी है। फिर आगे आते हैं, रुको। प्रोफॉर्मा इनवॉइस मैंने आपको बताया, नॉर्मल बिजनेस व्हेन वी सेल गुड्स वी प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड इनवॉइस, बट इन केस ऑफ कंसाइनमेंट द गुड्स आर ओनली सेंट एंड नॉट सोल्ड एंड हेंस वी प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोफॉर्मा इनवॉइस. Proforma invoice is a document prepared by consignor which sent to consignee along with goods. It contains details with respect to quantity of goods sent, rates at which the goods are sent and other terms and conditions. ठीक है. Account sales is a statement prepared and sent by the consignee to the consignor. थोड़ा बहुत थ्योरी मैटर्स, मैंने काफी बेसिक सिंपल इंग्लिश में लिखने की कोशिश की है, या तो आप यहाँ से या तो आप मॉड्यूल से पढ़ोगे, लेकिन एक बार ये सब चीजों को समझोगे जरूर, ठीक है. इट कंटेन्स डिटेल्स विद रिगार्ड टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड. हाँ देखिए यहाँ पे था क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेंट प्रोफॉर्मा इनवॉइस में. जरूरी है कि जितने गुड्स भेजे पूरे मिले हो? नहीं, क्योंकि बीच में भी तो लॉस हो सकता है ना. तो कंसाइनी सबसे पहले एक एक चीज मार्क करते जाता है कि मेरे को गुड्स कितने मिले, ठीक है. तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड, सेल कितना हुआ, एक्सपेंस कितने हुए, कमीशन कितना आएगा, अमाउंट कितना एडवांस पे कर चुके और कितना बैलेंस पे करना बाकी है, क्यों. तो उसके ऊपर भी देखो टोटल सेल कौन कर रहा है, कंसाइनी. अच्छा ये सेल का पैसा किसका बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू टॉम. हाँ ये सेल कर रहा है जेरी, लेकिन पैसा किसको बिलोंग करेगा, द अमाउंट बिलोंग्स टू टॉम. टॉम इज द ओनर. तो डोंट यू थिंक जेरी विल हैव टू पे दिस बैक टू टॉम. तो अब जेरी क्या करता है, सेल का जो पैसा मिला उसमें से अगर वो कुछ एडवांस पे कर चुका है तो माइनस करो. अच्छा जो जो खर्चे पे करने हैं वो जेरी जो खर्चा कर रहा है वो टॉम के बिहाफ पे कर रहा है, तो जेरी विल टेक दैट मनी बैक फ्रॉम टॉम. तो अब देखो पहले जेरी पैसा देगा सेल्स का तुमको, और फिर जेरी तुमसे वापस पैसा मांगेगा एक्सपेंसेस का. तो उससे अच्छा जेरी क्या बोलता है, आपको मुझे देना है, सी सेल हुआ है सपोज 1 लाख का, सो जेरी हैज टू पे टू टॉम 1 लाख. उसमें से मैंने खर्चे किए 20,000, वो हटा दो. मेरा कमीशन होता है 10,000, वो हटा दो. तो कितना पैसा मैं दूं आपको, 70,000. अच्छा 70 में से मैं एडवांस 50,000 पहले ही दे चुका हूं. ये मेरे खर्चे हुए थे, ये मेरा कमीशन था, ये एडवांस में ऑलरेडी दे चुका हूं. तो अब कितना देना बाकी है, सिर्फ 20,000 इज पेएबल बाय जेरी टू टॉम. आर यू गाइस गेटिंग इट. क्यों जेरी इज पेइंग द मनी, क्योंकि उसके पास गुड्स आए थे, उसने वो गुड्स बेचे, तो गुड्स बेच के जो पैसा मिला वो किसको बिलोंग करता है, टॉम को बिलोंग करता है. ओके. देन कमीशन ऑफ कंसाइनी, देन बैड डेट्स इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट गिवन. ये सब मैं बताऊंगी आपको, बैड डेट वाला पार्ट आई विल कम टू इट. फाइनल रेमिटेंस ड्यू बाय कंसाइनी और इंडिकेटिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स अनसोल्ड, और कितने गुड्स अभी भी कंसाइनी के पास पड़े हुए वो भी अकाउंट सेल्स में दिया होता है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इनवॉइस प्राइस एंड लोडिंग, इसके बारे में मैं अभी आपके बात कर रही हूँ. इनवॉइस प्राइस एंड लोडिंग के ऊपर वील कम आफ्टर सम टाइम. पहले हम बेसिक कंसाइनमेंट सीख लेंगे, उसके बाद हम आएंगे. अच्छा अब यहाँ पे आ गए हम कमीशन पे. चलिए एक काम करते हैं, अब मैं एक एक चीजों को लेके चलती हूँ, आप मेरे साथ ही रहिए. और इनफैक्ट आपने अभी तक ये सब चीजें नोट डाउन की क्या, नहीं की है तो प्लीज कर लो. थोड़ा मैं जूम करती हूँ. पहले हमने ऐसे कुछ लिखा कि कंसाइनमेंट में कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है, ठीक है, इज सेंडिंग द गुड्स, उसमें एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनता है. ही इज नॉट सेलिंग द गुड्स. यहाँ पे सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होना है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा. गुड्स किसके है, गुड्स कंसाइनर के ही है, और इसलिए कंसाइनर ओनर है उसको प्रॉफिट मिलेगा, और कंसाइनी एजेंट है उसको सिर्फ कमीशन मिलेगा. फिर हमने बोला कि कंसाइनी एक डॉक्यूमेंट भेजेगा अकाउंट सेल्स, जिसके अंदर पूरी डिटेल्स दी जाती है. सेल ड्यूरिंग द पीरियड कितना हुआ, कंसाइनी के एक्सपेंसेस कितने हुए, एडवांस कितना था, कमीशन कितना था, स्टॉक कितना बचा हुआ है, स्टॉक अनसोल्ड, ठीक है, वो सब चीजें. फिर मैंने आपको नीचे ये जो बताया है, ये डायग्राम समवेयर इंपॉर्टेंट है कि गुड्स पुणे से लोड होकर ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में उसके गोडाउन तक आए, और फिर गोडाउन में भी खर्चा हुआ. दिस इज द मेन पार्ट. मैं इसके ऊपर और डिटेल में अब आऊंगी. फिर मैंने एक थोड़ा सा और मैंने आपको ये बताया, ऑल एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द कंसाइनर वेदर पेड बाय कंसाइनी और द कंसाइनर हिमसेल्फ. और हमने अभी एक कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाया है, लेकिन एक बार वापस बनाएंगे, तो भी आप एटलीस्ट एक कंसाइनमेंट अकाउंट अभी बना लो, जहां डेबिट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो गुड्स बेचे उसका खर्चा कितना, फिर उसमें ये जो कैश और बैंक था ये क्या था, कंसाइनर के एक्सपेंसेस, टॉम के एक्सपेंसेस, इसलिए टू कैश और बैंक किया हमने. और जो कंसाइनी एक्सपेंसेस पे करता है उसमें हम कंसाइनी को पैसा पे करना बाकी है.
फिर जो सेल्स बचा हुआ है दैट इज कंसाइनमेंट सेल्स, और कंसाइनमेंट स्टॉक और कमीशन का वैल्यूएशन अभी हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब बिफोर आई स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज एंड द कंसाइनमेंट अकाउंट, हमें वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक अभी ही पढ़ना जरूरी है। इनफैक्ट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में ही वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस भी हो जाएगा। कैसे? वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, आप हर क्वेश्चन में कुछ इस तरह से वर्किंग करोगे, इसकी एक प्रॉपर वर्किंग नोट बनेगी। पर्टिकुलर्स आप लिखोगे यूनिट एंड अमाउंट। फर्स्ट थिंग आएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने गुड्स भेजे थे। ओके, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में हम, अच्छा बिफोर आई टॉक अबाउट वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक है ही क्या? क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा, हम AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज पढ़ चुके हैं। AS2 आई एम टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। हमने क्या कहा था? इन्वेंट्रीज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। उसकी अभी यहाँ पे काम नहीं है, बट हमने जब वैल्यूएशन इन्वेंट्री में कॉस्ट पढ़ा था तो आपको याद है कि हम जब स्टॉक का कॉस्ट निकालते थे तो ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग दैट गुड्स या दैट स्टॉक अप टू इट्स प्लेस, अप टू उसके स्टोर हाउस या गोडाउन में आने तक का पूरा खर्चा हम ऐड करते थे। डू यू गाइज रिमेंबर दैट? तो ऑल द एक्सपेंसेस विच आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दैट एसेट टू द गोडाउन, अगर आप कंसाइनी के एंगल से बात करो, वो सभी खर्चा कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। आप समझ सक रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो देखिए यहाँ जब मैं कौन स्टॉक की बात कर रही हूँ, जो स्टॉक कंसाइनी के गोडाउन में पड़ा हुआ है। ये जो कंसाइनमेंट स्टॉक है, ये कंसाइनमेंट स्टॉक कौन सा है? दिस कंसाइनमेंट स्टॉक इज नथिंग बट स्टॉक लाइंग विद द कंसाइनी, राइट? तो कंसाइनी के पास भी जो स्टॉक पड़ा हुआ है, वो सब स्टॉक उसके गोडाउन तक आने का पूरा खर्चा हमारे कंसाइनमेंट स्टॉक में ऐड होगा। आप देखेंगे तो कॉस्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन खर्चा जो है, मतलब अच्छा कंसाइनर के क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? तो कंसाइनर के खर्चे हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, देन ये आप लिख लो, ये जो ग्रीन में लिख रही हूँ मैं, ये क्या है? ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, फिर सपोज लोडिंग, उसके बाद इनफैक्ट अच्छे से लिखना है क्या कई जगह? एक काम करो, एक अच्छे से लिख लो, कंसाइनर्स एक्सपेंस। कंसाइनर के एक्सपेंस में क्या आएगा? पहले तो कॉस्ट प्राइस या गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वर्ड ही लिख रही हूँ मैं, GSOC, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब जो परचेज प्राइस होगी। ओके, मान लो परचेज प्राइस, उसके साथ कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा वो, कुछ टैक्सेस पे करने पड़े वो, कुछ लोडिंग के चार्जेस लगे वो, कुछ हमने टैक्सेस पे किए, कुछ हमने इंश्योरेंस पे किया। ये सब खर्चा किसने किया है? टॉम ने। तो कंसाइनर के पूरे एक्सपेंसेस आप क्या करते हो? ऐड। तो आपका कंसाइनमेंट स्टॉक का पहला ही फर्स्ट पार्ट इज गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर को ये गुड्स भेजने में जो खर्चा लगा वो सब आप ऐड करोगे। तो मैं एक एग्जांपल के लिए आई एम टेकिंग सम यूनिट्स ऑल्सो। सपोज मैंने 100 यूनिट्स भेजे जिसका कॉस्ट था 1 लाख, और ये बाकी सब खर्चे ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, टैक्सेस, इंश्योरेंस वगैरह मिला के मुझे 50,000 नहीं, चलो 30,000 और पे करना पड़ा। तो दिस इज माई पॉइंट नंबर ए। ये सबको आप भी ऐसे ABCD करोगे, देयर इज अ रीजन। तो 100, अच्छा खर्चों पे वापस कोई यूनिट थोड़ी ना बढ़ा है ना, सिर्फ कॉस्ट बढ़ा है। तो 100 यूनिट का अब कॉस्ट कितना आ गया? 1,30,000। इसके बाद अब देखिए वो ड्राइंग पे आइए, लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया। फिर क्या हो सकता है बीच में? दिस इज कॉल्ड इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट गुड्स लॉस हो सकते हैं, ठीक है। तो इन ट्रांजिट जो गुड्स रह जाएंगे उसे आप क्या करोगे? माइनस, क्योंकि क्या वो गुड्स कंसाइनी के पास जा रहे हैं? नहीं। तो आप यहां से माइनस करोगे। कोई नॉर्मल लॉस रहा तो वो नॉर्मल लॉस क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी, बट नॉर्मल लॉस में आप बस इतना लिख लो कि यूनिट से हम माइनस करेंगे, अमाउंट कुछ नहीं आएगा। अभी आप बस लिखिए, इन सब पे डिस्कशन होगा। अब नॉर्मल लॉस आप माइनस करोगी। अब नॉर्मल लॉस होता है क्या, वो सब मैं आपको बताऊंगी। अब नॉर्मल लॉस यूनिट से भी माइनस होगा और अमाउंट से भी माइनस होगा। अच्छा, कोई गुड्स इन ट्रांसिट है तो वो भी माइनस कर दो। जो गुड्स अभी तक कंसाइनी के पास गए नहीं, रास्ते में, सपोज 5 ट्रक भर के मैंने भेजा, 4 ट्रक पहुंच गई, 1 ट्रक बाकी है, तो 1 ट्रक के गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट, ठीक है। तो गुड्स इन ट्रांजिट की भी वैल्यू और अमाउंट दोनों माइनस करोगे,
दिस इज योर पॉइंट नंबर बी। अब ये गुड्स बी के बाद अब ये जो फिगर मुझे मिल रहा है, ये जो फिगर मुझे मिल रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज द गुड्स जो दिल्ली तक पहुंच गए, अभी तक दिल्ली में डेपो में है। हाँ, इसके बाद आप कुछ एक्सपेंसेस ऐड करोगे। अच्छा, दिस इज द मेन पॉइंट। व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द कंसाइनर, हम क्या बोलते हैं? ऑल द गुड्स और सिंपली आई कैन से ऑल द कॉस्ट विच इज इंकर्ड अप टिल द गुड्स आर रीच टू कंसाइनीज गो डाउन। मतलब यहां मैं कौन से खर्चे लूंगी? ऑल एक्सपेंसेस incurred by consignee up till go down, जिसे आप मॉड्यूल में देखोगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस बोला जाएगा, नॉन रेकरिंग नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस। सिर्फ वही आप ऐड करोगे। तो खर्चे अमाउंट में तो कुछ नहीं बढ़ेगा, सॉरी क्वांटिटी में कुछ नहीं बढ़ेगा, ये माइनस नहीं है, ये कुछ नहीं है, नील, और खाली उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। देखिए, तो अब एक और नई बात समझी हमने। मैं आपको बोल रही हूँ कि ये कंसाइनी दुनिया भर के खर्चे करता है, लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट में जब मैं ले रही हूँ तो यस, कंसाइनी जो भी खर्चे करता है वो किसके बिहाफ पे करता है? जेरी जो भी खर्चे करता है वो टॉम के बिहाफ पे करता है, तो सभी खर्चे टॉम बेयर करेगा, सभी खर्चे कंसाइनमेंट अकाउंट में तो जाएंगे। लेकिन फॉर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, आप अगेन वो ड्रॉइंग पे आइए, फॉर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्या ये गोडाउन में जाने के बाद के जो खर्चे थे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वॉचमैन की सैलरी, इंश्योरेंस, ये सब स्टॉक में ऐड होगा कॉस्ट में? नहीं, स्टॉक में सिर्फ वही सब खर्चे ऐड होंगे जो जरूरी थे स्टॉक को गोडाउन तक लाने के लिए। आर यू गाइज गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? आपको खैर क्वेश्चन में क्लियरली इंफॉर्मेशन दी जाएगी, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक वी नीड टू बाइफरकेट द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनर में मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, कंसाइनर के मैंने बोला क्लियरली, मैंने लिख दिया ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, सीधा ऑल बोला। लेकिन कंसाइनी के केसेस में मैं क्या बोल रही हूँ? सिर्फ वही खर्चे अप टिल गो डाउन, तो ऑल हटाई दो। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग द स्टॉक अप टिल गो डाउन, ओनली द नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। अच्छा, ये नॉन रेकरिंग वर्ड कहां से आया? नॉन रेकरिंग मतलब वो गुड्स पे ये खर्चा बार बार नहीं होता। देखिए, जैसे गुड सपोज 6 महीने मेरे पास है, तो 6 महीने का रेंट गया होगा, 6 महीने की इलेक्ट्रिसिटी गई होगी, 6 महीने की सैलरी गई होगी, पर एक ही बार गुड्स ला लिए ना हमने डेपो से हमारे गोडाउन तक, तो ये डेपो से गोडाउन तक जो लाए ये खर्चा तो एक ही बार होता है ना, दैट इज नॉन रिकरिंग। और ऐसे भी आपने पढ़ चुके इन्वेंट्री में, ऑल दोज कॉस्ट विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स करंट लोकेशन एंड पोजीशन, गोडाउन तक आना जरूरी है, तो गोडाउन तक का सब खर्चा हम कंसाइनमेंट स्टॉक में ऐड करते हैं। ओके, यू गेटिंग इट? तो ये है हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलती है? पहले आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का कॉस्ट लोगे और उसमें कंसाइनर के पूरे खर्चे ऐड कर दोगे। उसके बाद ये पॉइंट ये आया, फिर अगर ट्रांजिट में कुछ लॉस हुआ है या कुछ अबनॉर्मल लॉस हुआ है या कोई गुड्स सिर्फ आर स्टिल इन ट्रांजिट, वो सब हटा दोगे। तो ये जो पार्ट मिला ना आपको बी, ये आया है, इसका यूनिट बताएगा आपको गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी। इतने कंसाइनी को गुड्स मिले, उसमें फिर कंसाइनी को अपने गोडाउन तक लाने के लिए कुछ और खर्चा करना पड़ा, वो आप ऐड करोगे। दिस इज योर पॉइंट नंबर सी। और इसके बाद आपको मिल जाएंगे कि सपोज टोटल यूनिट्स 80 यूनिट्स आए, सपोज, हाँ 100 में से सपोज 20 लॉस या अबनॉर्मल ट्रांजिट में थे, 80 यूनिट्स आए जिसकी वैल्यू है मान लो 1,60,000, ऐसा आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। तो अब आपका स्टॉक निकल जाएगा। स्टॉक वुड भी 80 में से सपोज 50 बेच दिए, 30 बचा हुआ है, तो 30 की वैल्यू कितनी, ऐसे आप क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर सी। अब मैं आपको बताती हूँ पॉइंट नंबर डी क्या है। पॉइंट नंबर डी है एक्सपेंसेस, दूसरे पेन से लिखते हैं। पॉइंट नंबर डी इज एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी आफ्टर गुड्स रीच द गोडाउन। तो ये सब का भी महत्व है। ये सब खर्चे जो पॉइंट नंबर डी में लिख रही हूं, ये सब खर्चे हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में तो आते हैं, खाली हमारे क्लोजिंग स्टॉक या अबनॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन में नहीं आते। ठीक है, आई होप आई मेड यू ऑल क्लियर। ये सब पॉइंट्स लिख लो आप। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी आफ्टर गुड्स रीच गोडाउन, तो इसके अंदर आ जाएगा गोडाउन का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, कुछ पैकिंग या
सेलिंग वेलिंग के खर्चे हुए वो, सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, इवन फॉर दैट मैटर कमीशन भी आप देखोगे। स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए कमीशन का कोई काम नहीं, स्टॉक वैल्यूएशन के लिए मुझे बस स्टॉक का कॉस्ट चाहिए। तो स्टॉक का कॉस्ट कहाँ तक, ये गुड्स दिल्ली बेचने वाले हैं ना, तो दिल्ली में गोडाउन तक पहुंचने तक का पूरा कॉस्ट आप ऐड करोगे, वो ध्यान रखना बस, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, ये सब खर्चे जो है आप इसके बाजू में लिख लो। पॉइंट नंबर डी, नहीं इनफैक्ट आई वुड से पहले आपने ये अच्छे से लिखा क्या, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, इसी से ही आपका नॉर्मल लॉस का भी आपका इधर ही निकल जाएगा। पर अभी बस इतना लिखो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, पॉइंट नंबर ए, फिर लॉस वगैरह को माइनस करो, पॉइंट नंबर बी, फिर उसके बाद ओनली द नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी, पॉइंट नंबर सी। इतने से आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। और पॉइंट नंबर डी जो है, नॉट इंक्लूडेड इन कंसाइनमेंट स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, ये आपके क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगा, ओके। इसके बाद आप ये नोट डाउन कीजिए, राइट दिस दैट, व्हाई इज इट गेटिंग सो लाइट, एक्सपेंसेस, एक मिनट क्या हुआ सडनली, थोड़ा बड़ा मान लेंगे, छोड़ो, what's wrong, just a second, चलिए नोट डाउन विद मी, समथिंग इज रॉन्ग। Expenses, see you note this down, all expenses paid by consignee, all expenses paid by consignee are taken in consignment account, however for the purpose of valuation of consignment stock, for the purpose of valuation of consignment stock is nothing but the closing stock, यहीं पे कुछ तो इशू है, just a second ना, for the purpose of valuation of consignment stock, what's wrong, I think now it's okay, for the purpose of valuation of consignment stock, comma, only non recurring expenses, और आप ब्रैकेट में लिख दो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब दैट इज दोज एक्सपेंस विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग गुड्स अप टिल गोडाउन। तो हमने क्या लिखा, हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक ओनली द नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस विल बी कंसिडर्ड। रिकरिंग एक्सपेंस है जो कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएंगे, लेकिन कंसाइनमेंट स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए उसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया क्लोजिंग स्टॉक या इवन लॉस फॉर दैट मैटर कैसे वैल्यू होता है। लॉस के ऊपर मैं अभी डिटेल में नहीं गई हूँ, पर उसके पहले नाउ आई वुड लाइक टू गो ऑन टू कमीशन। पहले आपको एक मोटा मोटा चीजें तो बता दूं, फिर मैं आपको कंसाइनमेंट स्टॉक वगैरह के बारे में बताऊंगी। I'll take another page here, this is something wrong। चलिए अब मैं आती हूँ कमीशन पे। हमने बात की कि कंसाइनी कमीशन के लिए वर्क करते हैं, तो कमीशन 3 तरह के होते हैं, ठीक है। वन इज एन ऑर्डिनरी कमीशन, जो उसको नॉर्मली मिलेगा ही ना। व्हाट इज ऑर्डिनरी कमीशन? ऑर्डिनरी कमीशन आपको एक परसेंटेज दिया जाएगा एज अ परसेंटेज ऑन सेल्स, तो टोटल सेल्स पे आपको ऑर्डिनरी कमीशन निकाल लेना है। दूसरा होता है डेल क्रेडियर कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डेल क्रेडियर कमीशन। नाउ ये कमीशन, लेट मी टेल यू, इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑन सेल्स, कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑन सेल्स, not only credit sales, but it is given to bear the risk of bad debts। मैं आपको बताती हूँ होता क्या। सी एक एक को समझते हैं। अब ये डेल क्रेडिट कमीशन होता क्या है? आपने अभी तक पढ़ा कि टॉम ऐसा पुणे में बैठा हुआ है, पुणे में, ठीक है, और जेरी
दिल्ली में है। अभी आपको तो पता है जेरी तो वैसे भी शार्प है, वैसे ही शातिर है, ठीक है। तो जेरी क्या करता है, जेरी अपने कस्टमर्स को गुड्स, अच्छा वो तो उधारी पे भी बेच सकता है ना, बिजनेस में तो उधारी चलती है, तो कस्टमर्स को गुड्स सेल कर देता है और उसके बाद जो पैसा उसको मिला वो देता नहीं है टॉम को, ये बोल के कि बैड डेट्स हो गया, डेटर्स पैसे नहीं दे रहे। अब टॉम तो किसी को जानता ही नहीं था ये डेटर्स, कस्टमर्स को, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, कस्टमर डी, टॉम तो इन लोगों को जानता ही नहीं है। तो कितनी मुश्किल हो जाएगी यार टॉम के लिए कि जेरी ने गुड्स बेचे, अच्छा सेल कर दिया तो सेल पे तो कमीशन वो मांगेगा, मैंने मेरा काम किया है, कस्टमर पैसे नहीं दे रहे, समझ रहे हो आप। तो ऐसा जेरी कर सकता है? यस डेफिनेटली कर सकता है, वो हमेशा ही करेगा। कस्टमर बेचारा पैसा दे देगा तो भी ये बोलेगा कि नहीं पैसे नहीं दिए, बैड डेट बताएगा उसे। इन दिस केस सी, एंड इट्स नॉट फीजिबल फॉर टॉम कि वो ये ध्यान रखे कि जेरी किन किन कस्टमर्स को गुड्स बेच रहा है, उनसे रिकवरी, इतना टाइम नहीं है टॉम के पास, प्लस इसका पॉसिबल भी नहीं इतनी दूर दिल्ली में। अच्छा वही करना होता तो खुद दिल्ली में जाके बेच देता, इफ दैट वाज द सीन। सो व्हाट हैपेंस, टॉम जेरी को नॉर्मल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन इज तो गिवन, एक एक्स्ट्रा कमीशन देता है, डेल क्रेडिटर कमीशन, सो दैट नाउ द रिस्क ऑफ बैड डेट्स विल बी बोर्न बाय जेरी। मतलब whenever del creditor commission is given, अगर ये कस्टमर्स ए बी सी डी इन्होंने अगर कुछ बैड डेट्स किया तो भी जेरी को तो हमको पैसा दे पे करना ही पड़ेगा, जेरी विल हैव टू पे अस द मनी, क्योंकि इट इज जेरीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बहुत अच्छा है, इनफैक्ट दिस कमीशन इज आई बिलीव वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं होता तो फिर क्या होता, कुछ भी बैड डेट्स हुआ तो हु विल बेयर, टॉम। बट इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज गिवन देन ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द बैड डेट एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय जेरी, ठीक है। तो टॉम तो उससे पूरा ही सेल का पैसा लेगा, ओके। तो दैट इज डेल क्रेडिटर कमीशन। अच्छा वैसे डेल क्रेडिटर कमीशन आपके माइंड में ऐसा आएगा कि यार फिर वो सिर्फ क्रेडिट सेल पे देना चाहिए, पर आप ध्यान रखिए अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो इट इज गिवन ऑन टोटल सेल्स, अनलेस एंड अनटिल आपको बताया ही हो कि नहीं क्रेडिट सेल पे दे रहे तो ही क्रेडिट सेल आएगा। तो इट इज गिवन टू बेयर द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। इसको और डिटेल में जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको बताऊंगी, या अभी आप चाहते हो तो लिख सकते हो कि व्हेन del creditor commission is not given then bad debts is an expense of the consignor। bad debts भी आपको कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखेंगे अगर del creditor कमीशन नहीं दिया है तो। however if del creditor commission is given, if del creditor commission is given then bad debts is borne by consignor, by consignee and is not an expense of consignor। मतलब इस केस में क्या हो गया, अब हम जेरी को एक्स्ट्रा कमीशन उसी लिए ही दे रहे हैं कि भाई बैड डेट्स वगैरह कुछ हुए तो तेरा नुकसान, तूने तो जितने में सेल किया मुझे पूरा सेल का अमाउंट मिल जाना चाहिए, ठीक है। दैट इज बैड डेट, दैट इज डेल क्रेडिटर कमीशन। फिर एक तीसरा कमीशन होता है जिसे हम बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन मीन्स समथिंग अबव समथिंग। अभी देखिए जनरली क्या हो रहा है, ठीक है जेरी माल बेचेगा उसको सेल्स के ऊपर परसेंटेज मिलने वाला है। अब अगर आप जेरी को बोलते हो कि यार थोड़ा ज्यादा में बेच, थोड़ा ऐसा कर, थोड़ा वैसा कर, कुछ तो ज्यादा अपना प्रॉफिट ले, तो प्रॉफिट अगर आप उसको दे रहे होते तो शायद वो मोटिवेटेड होता कि हाँ मैं ज्यादा मेहनत करूं। तो ओवर राइडिंग कमीशन इज गिवन ओवर एंड अबव द नॉर्मल कमीशन, ओवर एंड अबव द नॉर्मल कमीशन, ओवर एंड अबव द नॉर्मल कमीशन। मतलब अब यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने टॉम ने जेरी को गुड्स दिए और बोले कि जेरी ये गुड्स की मिनिमम सेलिंग प्राइस है 300, 300 में बेचेगा, जितने में भी तो सेल देखो जो भी परसेंटेज बोला है मिलेगा। लेकिन सपोज 300 का ही माल 300 में जो बेचना है, अगर तूने 300 से ज्यादा में बेचा, अगर तूने 300 से ज्यादा में बेचा तो जितना भी एक्स्ट्रा बेचा ना उसके ऊपर मैं तेरे को 20% कमीशन और दूंगा। दैट इज नथिंग बट ओवर राइडिंग कमीशन। तो बेटा ओवर राइडिंग कमीशन हम क्वेश्चन में ही देखेंगे कैसा आएगा। ओवर राइडिंग कमीशन के भी एक दो एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगी लेटर ऑन, लेकिन आपको बस इतना ही समझना है ओवर राइडिंग कमीशन इज कमीशन ओवर एंड अबव द नॉर्मल कमीशन। जब आपको सेल प्राइस कुछ दी जाती है लेकिन अगर जेरी उससे ऊपर वो प्राइस में बेच रहा है तो फिर उसे एक एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा। तो ये सबके दीज आर ऑल जस्ट आर द
वेज टू कैलकुलेट द कमीशन। वैसे कमीशन की एंट्री सिंपल है, कमीशन इज एन एक्सपेंस जो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होंगी और हमें कंसाइनी को देना है, ठीक है। तो एज सच कैलकुलेशन इज इजी, खाली मैंने आपको ये बताया, ये तीनों खाली कैलकुलेशन है, अकाउंटिंग इज इजी। एक बार वापस नोट्स में आ जाते हैं और अभी तक जो थ्योरी पढ़ी वो फिर से देख लेते हैं। अच्छा, तो कमीशन के बारे में चलिए अपन पढ़ते हैं। Commission is defined as a remuneration payable by the consignor to the consignee for services rendered by the consignee. Such commission is paid in lieu of services rendered by consignee in form of selling goods. Theoretically, there are three types of commission: ordinary, del creditor, and overriding commission. Ordinary commission is paid at an agreed fixed percentage of gross sales by the consignee. The commission is always calculated on total sales price or invoice price of goods sold. It is calculated as total sale price or invoice price into the percentage, जो भी है। Del creditor commission is an extra commission given to consignor to consignee in order to transfer the risk of credit sales. If del creditor commission is given, the loss of bad debt is of consignee, and if the del creditor commission is not given, the loss of bad debt is of consignor. It is normally calculated on total sales. If it is mentioned, then it is to be calculated on credit sales. Generally total sales पे ही आएगा, हाँ, unless and until question में clearly बोला हो कि credit sale. Then overriding commission is an extra commission over and above normal commission granted to the consignee for selling goods above invoice price. ये सब पे और डिटेल में हम बात करेंगे. It is calculated on excel sale, that is selling price minus invoice price of goods sold. Usually the percentage of override commission is always high. तो ही तो सामने वाला पर्सन विल बी मोटिवेटेड कि मैं ज्यादा में बेचूं, नहीं तो फिर मैं मेहनत ही क्यों करूं अगर मुझे कुछ मिलने नहीं वाला तो, ठीक है। It can also be given for working hard to create a market for a new product launched by the consignor or any extra work or services responsibilities assigned to the कंसाइनी। तो देख लेते हैं ना, एक मिनट, इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कमीशन इज इक्वल टू एक्सेस सेल, सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस इनटू 100। ये तो हम जब क्वेश्चन आएंगे ना उसके ऊपर देखेंगे, क्योंकि उन्होंने ही कुछ मेंशन किया होगा हमें इसके बारे में, कैलकुलेशन के बारे में। अब एक बार एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनर फॉर सेंडिंग द गुड्स टू द कंसाइनी, दीज एक्सपेंसेस आर ऑलवेज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस एंड कंसाइनमेंट स्टॉक। मैंने आपको बताया कंसाइनर जो खर्चे कर रहा है वो सभी खर्चों को आप कंसाइनमेंट स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए भी लेते हो और कंसाइनमेंट अकाउंट में भी लेते हो, लेकिन एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी को दो हिस्सों में बांटा जाता है। वन आर डायरेक्ट नॉन रिकरिंग एंड नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, अनदर आर इनडायरेक्ट और रिकरिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस। क्यों बांटना जरूरी है? क्योंकि दोनों एक्सपेंसेस, कंसाइनी के भी एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट अकाउंट में तो जाएंगे, लेकिन कंसाइनमेंट स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में उसमें ये सेकेंड वाला नहीं जाएगा, खाली फर्स्ट वाला जाएगा। So selling and non-selling expense, it's important to understand the difference between selling and non-selling expense as it will impact the valuation of closing stock, abnormal loss and net profit of the consignment business. The differences are summarized in the following points. First, non-selling expenses, all those expenses which are incurred up to and until the goods have reached consignee's godown are called non-selling expenses. Selling expenses are incurred which are after the goods have reached consignee's godown. Non-selling expense also called a non-recurring expense, selling expense called as recurring expense. Only non-selling expense shall be considered for the purpose of valuation of closing stock and abnormal loss. Selling expense should not be considered for the purpose of valuation of closing stock and abnormal loss. दो यहाँ लिख लो, it is taken in consignment account, लेकिन सिर्फ consignment stock के valuation में नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस का दिया है, फ्रेट चार्जेस, अनलोडिंग, कूलिंग चार्जेस, कार्टेज, ऑक्ट्रॉय, टोल टैक्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड एक्सेट्रा। एंड सेलिंग एक्सपेंस में एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, गोडाउन रेंट, कैरेज आउटवर्ड, एम्प्लॉय सैलरी एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए अब see, the classification of selling and non-selling is done only for the purpose of valuation of closing stock and abnormal loss, irrespective of the nature and quantum of expenditure. It is expenditure in relation to consignment and should be borne by the consignor and should be debited to consignment account. तो खर्चा consignment account में तो जाएगा ही, खाली उसे बांट रहे हैं so that consignment stock में वो आएगा या नहीं वो जानने के लिए, ठीक है। अगेन मैंने अभी तक लॉसेस और नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस के बारे में आपसे ज्यादा बात नहीं की है, वो मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी। अब हम आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और आई वुड वांट कि मैं साइमल्टेनियसली कंसाइनी की बुक्स के भी बारे में बता दूं आपको, सो दैट इट्स ईजियर। सी जनरली इन दिस कंसाइनमेंट अकाउंट ना मोस्टली, मतलब मैं 99.9% आपको सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनने के लिए बोलेंगे, या आपको लेजर अकाउंट्स ही बोलेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, कंसाइनी अकाउंट बनाओ। सो अकाउंट बनाना है, बट अकाउंट बनाने के पहले हमें क्या आनी चाहिए? जर्नल एंट्री, तो हमारा अकाउंट बनाना ईजी हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे साइमल्टेनियसली कंसाइनमेंट अकाउंट,
कंसाइनर की बुक्स और कंसाइनी की बुक्स दोनों साथ में बताती हूँ, सो दैट थिंग्स आर इजियर कि एंट्रीज किस तरह होती होगी। देखिए, पहले गुड्स भेज रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है, गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहे हैं, तो कंसाइनर के बुक्स में एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट टू। अब देखिए, ये गुड्स ऑलरेडी कंसाइनर के पास है, अगर वो खरीदता तो टू कैश या बैंक आता, बट जनरली व्हाट हैपेंस, दीज गुड्स आर ऑलरेडी विद द कंसाइनर, उसने पहले से ही परचेज करके रखे, तो गुड्स आर गोइंग आउट, तो हम उसे एक अलग अकाउंट में डालते हैं, जैसे बोला जाता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं आपको बताऊंगी ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहाँ जाता है, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है। देखिए, कभी भी वेन एवर गुड्स आर गोइंग आउट, अभी तक हमने जर्नल एंट्रीज में बात की थी, या तो आप ऐसे लिखते हो तो गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर टू गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स को आप क्रेडिट करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, याद है जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाते थे 11th 12th में, अभी हम फाइनल अकाउंट्स भी देखेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में, मैं एक मिनट ट्रेडिंग अकाउंट भी बना दूं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली। आपका नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आता है परचेज, सपोज परचेज है 100 यूनिट्स, उसमें से आपने 80 यूनिट सेल किए सेल, अब बाकी जो बचा या तो वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, सपोज क्लोजिंग स्टॉक 10 ही है, तो बाकी क्या हुए, गुड्स शायद लॉस्ट हो गए 10 के, या गुड्स कंसाइनमेंट में भेजे 10 के। मतलब ये एक बात तो पक्की है ना कि गुड्स कभी भी बाहर गए ड्यू टू एनी रीजन, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आते ही है, या तो वो बाहर गए, या तो वो स्टॉक में, या तो कोई दूसरे रीजन से वो बाहर गए, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आते ही है, ठीक है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा। अच्छा, अब मेन बात, ये जो एंट्री है, गुड्स सिर्फ भेजे जा रहे हैं कंसाइनी को, कंसाइनी के पास गुड्स आने के बाद भी कोई एंट्री होती होगी क्या, क्या लगता है आप लोग को? ये मेरे कैलकुलेटर्स मैंने जेरी को दिए, अब आप जेरी बन जाओ, मैं जेरी हूं, मुझे ये गुड्स मिले, ये गुड्स मेरे हैं क्या? नहीं, खाली जब मैं बेचूंगी इसे तो कमीशन मिलेगा, तो फिर क्या ये गुड्स के आने की मैं एंट्री रिकॉर्ड करूं? नो, तो देर इज नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी ऑन गुड्स बीइंग सेंट या ऑन गुड्स बीइंग रिसीव्ड। कंसाइनी को गुड्स मिल भी जाए तो भी कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि वो गुड्स उसके है ही नहीं, तो वो क्या एंट्री करेगा? जो गुड्स उसके ही नहीं है उसकी वो एंट्री अपने बुक्स में कैसे करेगा? ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, अच्छा अब जब गुड्स बेचते हैं, ये तो कॉस्ट प्राइस था, उसके ऊपर जो खर्चा होता है एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर, तो कंसाइनमेंट अकाउंट ही डेबिट होगा वापस, लेकिन कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए तो कैश या बैंक बाहर जाएगा, टू कैश और बैंक अकाउंट, दिस इज नथिंग बट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। अच्छा, कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए तो क्या ये भी कंसाइनी के बुक्स में आएंगे? नहीं, अगेन देयर विल बी नो एंट्री। अब गुड्स पहुंच गए दिल्ली तक, अब दिल्ली के डेपो में, अब डेपो से अच्छा पूरे खर्चे जो भी है कंसाइनी के वो सब खर्चे पे लिखूंगी, तो कंसाइनी के खर्चे जब हो रहे हैं तो यस एक्सपेंसेस है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो डेबिट होगा ही क्योंकि एक्सपेंसेस है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट क्या होगा? क्या कैश बाहर जा रहा है? नहीं, हम किसे क्रेडिट करेंगे? हमें कंसाइनी को ये पैसा वापस देना है, इट इज अ लायबिलिटी फॉर अस बिकॉज दैट जेरी इज डूइंग एक्सपेंसेस ऑन आवर बिहाफ, तो वी विल क्रेडिट कंसाइनी अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। आप देखोगे ये सब एंट्रीज में बांट नहीं रही हूँ, रेकरिंग नॉन रेकरिंग वगैरह को मैं कुछ बाइफर्केशन नहीं कर रही हूँ। अच्छा, अब ये कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए तो ये इसकी बुक में रिकॉर्ड होंगे क्या? यस होंगे। अच्छा, कैसे होंगे? तो देखिए, एक्सपेंसेस पे किए इसने तो कैश और बैंक इज गोइंग आउट, लेकिन क्या ये इसके खुद के एक्सपेंसेस है? अगर खुद के एक्सपेंस होता तो वो एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करता, बट ये उसके एक्सपेंसेस नहीं है, वो ये कैसा पैसा किससे लेगा? कंसाइनर से पैसा लेगा, तो ही विल डेबिट कंसाइनर अकाउंट। कंसाइनी के अकाउंट में आप देखोगे सिर्फ एक कंसाइनर अकाउंट बना होगा, क्योंकि ये पैसा वो उससे लेगा, उसके बिहाफ पे खर्चा हमने किया है, ठीक है, जेरी के एंगल से। उसके बाद जो गुड सेल होते हैं, तो सेल जब हुए वो किसके इनकम है? कंसाइनर की इनकम है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। लेकिन हमें पैसा मिला है क्या अभी तक? नहीं, हम पैसा किससे लेंगे? कंसाइनी से लेंगे, तो आप कंसाइनी अकाउंट को डेबिट करोगे और कंसाइनमेंट को क्रेडिट करोगे फॉर सेल्स ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में जो सेल हुआ वहां कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है और हम कंसाइनी से पैसा लेंगे। और यही चीज आप कंसाइनी की बुक्स में अगर देखेंगे तो सी पैसा इससे मिला, कैश डेबिट या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट, वट एवर द केस इज, डेटर डेबिट, जो भी हुआ है, लेकिन ये किसको बिलोंग करता है? ये हमारी इनकम है क्या? जेरी के एंगल से। क्या ये जेरी की इनकम है? नहीं,
तो क्या वो इनकम को क्रेडिट कर सकता है? नहीं, उसके लिए वो लाइबिलिटी है, ही विल हैव टू पे दैट बैक टू द कंसाइनर। ओके, देन और क्या क्या एंट्रीज हो सकती है? चलिए एक मिनट, फिर कमीशन कैलकुलेट करते हैं। हाँ ठीक है, तो कमीशन इज अगेन एन एक्सपेंसेस एंट्री, सेम होगी। कमीशन जो है वो कंसाइनमेंट का खर्चा है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये कमीशन का पैसा किसे देना पड़ेगा? कंसाइनी को देना पड़ेगा, इसलिए कंसाइनी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कमीशन। कोई भी कमीशन हो, अकाउंटिंग तो सिंपल है। एंड सिमिलरली मैं यहाँ इसकी कमीशन की एंट्री करूं तो देखिए, इसे कमीशन मिलना बाकी है, तो ये किसको डेबिट करेगा? कंसाइनर को, बिकॉज ही विल रिसीव दैट मनी फ्रॉम द कंसाइनर, इट्स एन एसेट फॉर जेरी। जेरी के लिए कंसाइनर अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसा कंसाइनर से लेना है, और ये कमीशन उसकी इनकम है। यस, तो यहाँ पे ये कमीशन को क्रेडिट करेगा क्योंकि कमीशन इज अ इनकम फॉर द कंसाइनी। ओके, सिमिलरली आगे आगे हम देखेंगे, जैसे अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया होता, अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया होता, देखिए दो एंट्रीज, तो चलिए मैं पहले रेड में लिख देती हूँ। इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट गिवन, अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया है तो फिर बैड डेट्स की एंट्री किसकी है? कंसाइनर के बुक्स में बैड डेट्स की भी एंट्री होगी, तो फिर बैड कंसाइनमेंट अकाउंट में ही आप डेबिट करोगे बैड डेट्स के लिए। कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा फॉर बैड डेट्स टू कंसाइनी अकाउंट फॉर बैड डेट। इसको रेड में लिखती हूँ। ओके, और ये कंसाइनी भी डेबिट करेगा कंसाइनर को क्योंकि ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। कंसाइनर डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कम हो गई क्योंकि बैड डेट्स हुआ है। ठीक है, बट अगर नॉट गिवन होता तो, बट इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन, इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन, देन फिर क्या बैड डेट का खर्चा कंसाइनमेंट का है? नहीं, तो अब 6 एंट्री में नो एंट्री फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स की कोई एंट्री होगी नहीं कंसाइनर के बुक्स में। और कंसाइनी के बुक्स में बात करूं तो यस, उसके लिए खर्चा हो गया बैड डेट, वो बैड डेट को डेबिट करेगा और वो ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा। आर यू गाइज गेटिंग इट? आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? ठीक है, अच्छा, ये सब कमीशन वमीशन हो गया। अब मान लो क्लोजिंग स्टॉक, तो अब क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी एंट्री करता ही कौन है? सिर्फ कंसाइनर करता है। देखिए, कंसाइनी ने तो गुड्स मिलने की भी एंट्री नहीं की, तो वो क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री करेगा क्या? नहीं, सिर्फ कंसाइनर एंट्री करता है। और एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट स्टॉक, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट वॉट एवर डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एंड अगेन क्लोजिंग स्टॉक की कंसाइनी के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती। उसके अलावा जो लॉस होता है, लॉस भी कौन बेयर करता है? कंसाइनर बेयर करता है। तो लॉस भी जब बेयर करता है कंसाइनर, कंसाइनर के पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा लॉस। मैं अबनॉर्मल लॉस जब आपको बताऊंगी तब आपको और डिटेल में बताऊंगी। लॉस के दो इफेक्ट कहा जाते थे, एक पीएनएल में और एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में। याद है आपको? बचपन में हम ऐसे करते थे 11th 12th में। एक पीएनएल में वो जो लॉस हो गया वो हमारे लिए खर्चा है, एंड सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग के बदले यहाँ कहा जाएगा कंसाइनमेंट के क्रेडिट में फॉर अबनॉर्मल लॉस। इसकी भी एंट्री कंसाइनी के बुक्स में तो होती ही नहीं है। ओके, तो ये हमने देखी जर्नल एंट्रीज। हम क्वेश्चंस में सीधा लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें एंट्री समझना जरूरी था, तो आप भी ये नोट डाउन करेंगे। काइंडली नोट दिस डाउन। थोड़ा मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ। सो सी यहाँ से आप नोट डाउन करिए कि कंसाइनर और कंसाइनी के बुक्स में एंट्री कैसे होती है। पहले गुड्स भेजने की एंट्री सिर्फ कंसाइनर के बुक्स में होती है, कंसाइनी के बुक्स में होती ही नहीं। उसके बाद एक्सपेंसेस जो कंसाइनर ने किए वो भी सिर्फ कंसाइनर की बुक्स में होती है, कंसाइनी के बुक्स में नहीं होती है। देन जो खर्चे किए कंसाइनी ने वो कंसाइनर के बुक्स में भी होती है, कंसाइनी के बुक्स में भी होती है। जो सेल्स हुआ वो भी कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के बुक्स में होगा। जो कमीशन है वो भी दोनों के बुक्स में होगा। फिर डेल क्रेडिट कमीशन अगर दिया नहीं दिया तो फिर एंट्री होगी, बट डेल क्रेडिट कमीशन अगर दिया होता तो कंसाइनर के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ कंसाइनी के बुक्स में एंट्री होगी। ये सब आप नोट डाउन करिए। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री एंड अबनॉर्मल लॉस की एंट्री, खाली लॉस वाला पार्ट अपना बचा हुआ है। इसके अलावा नाउ सी, इफ आई टेल यू नो, इफ आई टॉक अबाउट द टॉपिक वाइज डिस्कशन, तो कंसाइनमेंट का ऑलमोस्ट पार्ट 80% हम देख चुके हैं। हमें सिर्फ
यस प्रैक्टिकली बचा हुआ है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द थ्योरी। सिर्फ लॉस के बारे में डिस्कस करना और इनवॉइस प्राइस एंड लोडिंग, ये वर्ड आपने अभी सुना है, आपको मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, वो सिर्फ हमें डिस्कस करना जरूरी है। सो अब नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करके देखेंगे और ये सब चीजें जो हमने अभी सुनी इसे सही से अप्लाई करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग ये वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखें या एटलीस्ट एक बार देख के ना नोट्स और मॉड्यूल दोनों की थ्योरी पढ़ ले, सो दैट थिंग्स विल बी वेरी इजियर फॉर यू। देन व्हेन वी स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन फिर बार बार थ्योरी को डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड टेक केयर।